अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स और क्लास 10th की फ़िज़िक्स में हम अपना चैप्टर नंबर 13 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। अपनी प्रीवियस क्लास में हम ये देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप किस तरह से चार्जेस की मुख्तलिफ़ ख़ुसूसियात का मुतालिया करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज हम मज़ीद आगे की जानिब बढ़ेंगे और सीखेंगे कि कूलम का कानून क्या होता है। हम ये तो देख चुके कि जो भी मुखालिफ सिमत वाले चार्जेस हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कशिश करेंगे, और जो एक जैसे चार्जेस हैं वो एक दूसरे को दफ़ा करेंगे। कूलम का कानून ये बताएगा कि ये दफ़ा या कशिश की फ़ोर्स कितनी होती है और किस तरह से लगेगी और ये फ़ोर्स किन किन अवामिल पर मुनहसर होगी। ये सब कुछ सीखने के लिए और पढ़ने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। ये तो स्टूडेंट्स हम चार्जेस के बारे में जितनी भी डिस्कशन है उसको लेके चल रहे हैं आगे। अब तक हम ये सीख चुके हैं कि चार्जेस अगर एक जैसे हों तो वो एक दूसरे पे दफ़ा की फ़ोर्स लगाएंगे, और अगर मुखालिफ हों यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट हों तो वो एक दूसरे पे कशिश की फ़ोर्स लगाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कशिश की फ़ोर्स कितनी ज़्यादा होगी, ये दफ़ा की फ़ोर्स कितनी ज़्यादा होगी, इसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स वो चीज़ सबसे पहले जिस साइंसदान ने बताई उसका नाम था कूलम। इसका नाम था चार्ल्स कूलम। ये चार्ल्स कूलम क्या था, इसके बारे में चंद चीदा पॉइंट्स मैं आपके सामने लिख देता हूं ताकि अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो आपको अच्छे तरीके से ये लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना आना चाहिए। स्टूडेंट्स इसके चीदा पॉइंट्स में मैं लिखूंगा कि सबसे पहले कि ये इसका ताल्लुक जो था वो था फ्रांस से, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये फ्रांसीसी साइंसदान था। और ये जो लॉ इसने पेश किया, कूलम ने जो ये कानून दिया, ये दिया सन 1785 ईस्वी में। स्टूडेंट्स ये जो कानून इसने दिया इसको हम कहते हैं ये एम्पिरिकल कानून दिया इसने। एम्पिरिकल कानून का क्या मतलब है? एम्पिरिकल कानून पहले आपके सामने लिख देता हूँ कि एम्पिरिकल कानून का मतलब क्या है। ये एम्पिरिकल कानून, अगर आपको आइंदा एम्पिरिकल लॉ या एम्पिरिकल कानून का कोई लफ्ज़ सुनने को मिले तो याद रखिएगा, एम्पिरिकल कानून एक ऐसा कानून होता है कि जिसके अंदर पहले तजर्बात किए जाएं और तजर्बात के बाद एक थ्योरी दी जाए। स्टूडेंट्स अमूमन क्या होता है साइंस में कि पहले थ्योरी बनाई जाती है, एक मफरूज़ा बनाया जाता है, फिर उसके मुताबिक तजर्बात किए जाते हैं। लेकिन अगर पहले तजर्बात कर लिए जाएँ और उसके बाद थ्योरी दी जाए तो उस कानून को हम कहते हैं कि ये एम्पिरिकल कानून है। और चूंकि हम चार्जेस की बात कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि ये कितनी ज़्यादा और कितनी कम फोर्स लगाता है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जितनी भी चार्जेस की आज से पहले हमने डिस्कशन की है वो चार्जेस का क्वालिटेटिव एनालिसिस था कि हमने चार्जेस की क्वालिटी देखी है। अब आज से जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो होगा चार्जेस का क्वांटिटेटिव एनालिसिस। चार्जेस पे कितनी मिकदार में फ़ोर्स लग रही है, कितनी कम मिकदार में फ़ोर्स लग रही है, कितनी ज़्यादा मिकदार में फ़ोर्स लग रही है। स्टूडेंट्स ये सारी बातें सीखने के लिए मैं आपको एक तारुफ तो दे चुका हूँ कि सर चार्ल्स कूलम कौन थे, और एक अहम मालूमात भी आपको देता हूँ कि $100 का जो नोट है उसके ऊपर जो तस्वीर लगी हुई है वो चार्ल्स कूलम की है। तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके अंदर हमने पढ़ना क्या है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हम पढ़ेंगे चार्जेस के माबैन फोर्स को, कि चार्जेस के माबैन फोर्स कितनी ज़्यादा होगी। अब चूंकि हमने चार्जेस को पढ़ना है तो चार्जेस के बारे में जितना भी बुनियादी इल्म था मैंने आपको पहले लेक्चर में दे दिया। चलें थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कहा था कि चार्ज किसी भी जिस्म की अंदरूनी खासियत है जिसकी वजह से वो दूसरे चार्ज को या तो कशिश करेगा या उसको दफ़ा करेगा। स्टूडेंट्स मैंने साथ ही साथ आपको इस चार्ज का यूनिट भी बता दिया था। इस चार्ज का यूनिट मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको इस चार्ज का यूनिट बताया था कूलम, और ये कूलम इसी साइंसदान के नाम के पीछे रखा गया। ये कूलम भी आपको पता चल गया। और मैंने ये भी कहा था कि चार्जेस के मज़ीद भी यूनिट्स हैं, और मज़ीद यूनिट्स इसके कौन से हैं इस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। इस पूरे चैप्टर में हम जो SI यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो कूलम ही होंगे। स्टूडेंट्स साथ ही साथ ये भी जान ले कि इस पूरी कायनात में जो
कम से कम चार्ज मौजूद होता है उसको हम कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है स्टूडेंट्स 1.6 ज़रब 10 की ताकत -19 कूलम। और अगर आप जानना चाहते हैं कि एक कूलम कितना होता है तो याद रखिएगा एक कूलम बराबर होता है 6.25 ज़रब 10 की ताकत 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये है कि जब 6.25 ज़रब 10 की ताकत 18 यानी कि ये इतना बड़ा नंबर है स्टूडेंट्स कि अगर मैं 625 के आगे 16 सिफर लगाऊं तो फिर जाके इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक कूलम बनाएंगे। यानी कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि कूलम एक बहुत बड़ा यूनिट है। तो लिहाजा हम अपनी आसानी के लिए बड़े यूनिट के बजाय छोटा यूनिट इस्तेमाल करेंगे और वो छोटा यूनिट स्टूडेंट्स होगा माइक्रो कूलम। इसको माइक्रो को हम इस म्यू के सिंबल के साथ लिखते हैं और माइक्रो का मतलब आप क्लास 9 में प्रीफिक्सेस के अंदर पढ़ के आते हैं कि माइक्रो का मतलब है 1 ज़रब 10 की ताकत -6 कूलम। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि अभी तक चार्जेस के बारे में मैंने जितनी भी बातें की हैं वो आपको अच्छे से समझ आई होंगी। चलें अब मज़ीद आगे की जानिब बढ़ते हैं। इसके कूलम ने अपने मुशाहिदात में तजर्बात में क्या चीज़ ऑब्ज़र्व की, क्या चीज़ मुशाहिदा की। उसने कहा कि अगर मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, पॉइंट चार्ज क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया था। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक को मैं नाम देता हूँ Q1 का, दूसरे को मैं नाम देता हूँ Q2 का। Q स्टूडेंट्स कहते हैं चार्ज को लिखने का जो तरीका है वो Q के साथ हम लिखते हैं। अब चूंकि पॉइंट चार्जेस आ गए और पॉइंट चार्जेस क्या हैं, पॉइंट चार्जेस हमने पढ़ा था कि पॉइंट चार्जेस ऐसे चार्जेस को कहेंगे कि जिनका मैस बहुत कम होगा लेकिन उनके माबैन फासला बहुत ज़्यादा होगा। स्टूडेंट्स ये देखें कि इनके माबैन फासला, फ़र्ज़ करें मैंने इसको R कहा है लेकिन इनका मैस बहुत छोटा होगा इसके मुकाबले में, या कह लें कि इसका जो डायामीटर है इसके फासले की निस्बत बहुत कम होगा। ऐसे चार्जेस को हम पॉइंट चार्जेस कहते हैं। अब उसने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि इन 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान कशिश या दफ़ा की फ़ोर्स, उसने जो पहला पॉइंट ऑब्ज़र्व किया उसने कहा कि 2 पॉइंट के दरमियान कशिश या जो दफ़ा की फ़ोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों चार्जेस के हासिले ज़रब के। ये उसने कुछ इस तरह से लिखा। और साथ दूसरा जो मुशाहिदा उसने किया स्टूडेंट्स, उसने कहा कि जो ये कशिश या दफ़ा की फ़ोर्स है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों चार्जेस के माबैन फासले के स्क्वायर के, यानी फासले के मुरब्बे के। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अगर ये दोनों चीज़ें मेरे पास, अगर मैं इसको कोई ये नंबर 1 कह रहा हूँ, इसको मैं मसावात नंबर 2 कह रहा हूँ, अब दोनों साइड पे फोर्स है और अगर मैं इस मसावात नंबर 1 और 2 को अगर आपस में मिला दूँ तो आपस में मिलाने से मेरे पास क्या चीज़ मिलेंगी। चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 को मिलाने से, स्टूडेंट्स इसको मिलाने से क्या चीज़ आपको हासिल होगी। आप कहेंगे कि ये जो फोर्स है ये प्रोपोर्शनल है किसके, इन दोनों चार्जेस के हासिले ज़रब के और इनके माबैन फासले के मुरब्बे के। और स्टूडेंट्स हमने देखा कि चार्जेस के हासिले ज़रब के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इस फासले के मुरब्बे के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और स्टूडेंट्स इसी को हम कहते हैं कूलम्ब का कानून। और अगर आपको मैथ लिखना आ गया है तो मैथ से आप अल्फाज की ज़ुबान में इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इसकी अबारत लिख सकते हैं। मैं इसकी स्टेटमेंट या अबारत क्यों कह रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि याद रखिएगा कि कानून जितने भी आप पढ़ेंगे फ़िज़िक्स के अंदर उसकी तारीफ़ नहीं होती बल्कि उसकी अबारत होती है। अबारत का मतलब ये है कि ये हर हाल में हर जगह पे यही चीज़ लागू होगी। तो स्टूडेंट चलें मैं इसको मसावात नंबर 3 का नाम दे देता हूँ। मसावात नंबर 3 ये किसकी मसावात है, ये कूलम्ब के कानून की मसावात है। और अगर ये कूलम्ब के कानून की मसावात है तो चलें हम इसे अल्फाज का जामा पहनाते हैं। मैं कहूँगा कि 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान कशिश या दफ़ा की फ़ोर्स, ये जो फ़ोर्स है ये अट्रैक्शन की भी हो सकती है, रिपल्शन की भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पे चलें इसकी अबारत लिखूँगा कि 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान
कशिश या दफ़ा की फोर्स उन चार्जेस के हासिले ज़रब। स्टूडेंट्स, जब दो चार्जेस को ज़रब करके जो आंसर आएगा उसे हम कहते हैं हासिले ज़रब। उन चार्जेस के हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके माबैन फासिले के मुरब्बा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये मैंने आपके सामने इस कानून की अबारत भी लिख दी। इस अबारत में जो की पॉइंट्स हैं चले वो लिख लेते हैं कि चार्जेस के हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और फासले के मुरब्बे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ है फासले का मुरब्बा, ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर इसमें गलती कर देते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ फासला लिख लेते हैं, मुरब्बे का लफ्ज़ लिखना भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप मुरब्बा का लफ्ज़ लिखना भूल जाएंगे तो चूँकि स्टेटमेंट गलत हो गई, अबारत गलत हो गई और कानून हमेशा हर हाल में एक ही जैसा लिखा जाएगा, तो इस वजह से ये आपकी अबारत जो है गलत हो जाएगी और जिससे आप नंबर खो देंगे। स्टूडेंट्स, चलें, अगर हमने इसकी अबारत भी समझ ली, अब इक्वेशन नंबर 3 को दोबारा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि हम मैथमेटिकल डिस्कशन जितनी भी है उसको मज़ीद जारी रख सकें। हम कह रहे हैं कि F यानी कि फोर्स ये प्रोपोर्शनल है Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2 बटा R स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अगर ऐसा है, आप जानते हैं कि अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन मुझे ख़त्म करना हो तो मुझे दो चीज़ों का तारुफ करवाना पड़ता है, और वो दो चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स, एक होता है बराबर का साइन, एक होता है कांस्टेंट। और कांस्टेंट यहाँ पे जो लिख रहा हूँ इसे कहते हैं के। ये के क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बता देता हूँ, बाकी चीज़ें वैसी की वैसी। यहाँ पे जो के है इसको हम कहते हैं कूलम कांस्टेंट, क्योंकि ये कूलम के लॉ में इस्तेमाल हो रहा है, इस वजह से हम इसे कूलम कांस्टेंट कहते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इस कूलम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है तो स्टूडेंट्स याद रखिए कि इस कूलम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है जी 9 ज़रब 10 की ताकत 9, यानी 9 के आगे मज़ीद मैं 9 सिफर लगाऊं तो वो के की वैल्यू आती है। और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये के की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही बड़ी है। और ये बड़ी वैल्यू इस बात को जाहिर करेगी कि चाहे लगने वाली फ़ोर्स कशिश की फ़ोर्स हो, चाहे लगने वाली फ़ोर्स दफ़ा की फ़ोर्स हो, ये दोनों फोर्सेस मिकदार में बहुत ज़्यादा होंगी। स्टूडेंट्स, आपने एक ऐसा कानून भी तो पढ़ा हुआ है, ये मैं बिल्कुल साइड पे लिख रहा हूँ ताकि आपको मैं इससे मिलता जुलता कानून भी दिखा दूँ। स्टूडेंट्स, ये कानून आपने कहाँ पढ़ा था, याद करें, ये ग्रेविटेशन का कानून पढ़ा था जो कि न्यूटन ने दिया था। उसने कहा था कि लगने वाली फ़ोर्स कशिश की फ़ोर्स हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैसेज के हासिले ज़रब के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मैसेज के माबैन फासले के स्क्वायर के, यानी कि मुरब्बा के। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो जी की वैल्यू जो हमने यहाँ पे देखी थी वो थी 6.67 ज़रब 10 की ताकत -11। अब यहाँ पे -11 आ रहा है, यहाँ पे जमा 9 आ रहा है, इसका मतलब है कि जी की वैल्यू बहुत कम होती है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कम है। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लफ्ज़ बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब है कशिश या दफ़ा की फोर्स, ये बहुत ज़्यादा है। तो चलें स्टूडेंट्स, अगर आपको कंपैरिजन समझ आ गया है, हम अपनी बातें मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस कूलम कांस्टेंट के क्या कोई यूनिट्स हैं, अगर यूनिट हैं तो वो क्या हैं। तो यूनिट्स आपने परेशान नहीं होना, आपको अगर मैथ्स आता है और आप मैथ्स को समझना शुरू हो गए हैं तो आपके लिए यूनिट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने के यूनिट निकालने हैं तो चलें इधर से हम के का एक्सप्रेशन अलहदा कर लेते हैं। के लिए हम जो एक्सप्रेशन लिखेंगे वो होगा एफ आर, यहाँ पे तकसीम हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा स्टूडेंट ज़रब
यहाँ पे Q1 और Q2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इधर आके ये डिवाइड हो जाएंगे स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से। अब आप चाहते हैं इसके यूनिट लिखें, तो चलें लिखना शुरू करते हैं। फोर्स के यूनिट स्टूडेंट्स क्या होते हैं? फोर्स के यूनिट होते हैं जी न्यूटन। रेडियस फासला है, फासले का यूनिट होता है मीटर, और चूंकि इसका ऊपर मुरब्बा है तो न्यूटन मुरब्बा मीटर आ गया स्टूडेंट्स। और Q1 इसका यूनिट है। Q का यूनिट क्या है स्टूडेंट्स? अभी पढ़ के आए, Q का यूनिट है कूलम। चार्ज है और चार्ज 2 दफ़ा आ रहा है, तो इस वजह से मैं कूलम का मुरब्बा लिख दूंगा। और अगर मैं इसको मज़ीद लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा न्यूटन मुरब्बा मीटर फी कूलम, फी मुरब्बा कूलम। तो स्टूडेंट्स इसके यूनिट्स भी मैंने आपके सामने लिख दिए, और ये यूनिट्स मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ ताकि अगर आपको यूनिट्स के साथ वैल्यू लिखनी है तो उसको लिखने में कोई भी मसला दरपेश ना आए। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने कूलम के कानून के बारे में डिस्कशन कर ली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये K की वैल्यू हमेशा 9 ज़रब 10 की ताकत 9 ही रहेगी या ये तब्दील भी हो सकती है? तो याद रखिएगा ये 9 ज़रब 10 की ताकत 9 ये सिर्फ और सिर्फ खला में होगी। खला का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कि अगर इन दो चार्जेस के दरमियान जो कि पॉइंट चार्जेस हैं, इनके माबैन कोई और चीज़ दरमियान में हाइल ना हो, कुछ भी ना हो, तो हम कहेंगे कि K की वैल्यू होगी 9 ज़रब 10 की ताकत 9। और अगर हम इन दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम मुतारिफ करवाएंगे, कोई नया मीडियम लेके आएंगे, तो K की वैल्यू उस मीडियम के लिहाज से कम होती चली जाएगी। यानी कि सबसे ज़्यादा वैल्यू K की और उसके मुताबिक फोर्स की जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो कहाँ पे होगी? वो खला में होगी। और जैसे जैसे आप दरमियान में कोई मीडियम, कोई दूसरा मटेरियल मुतारिफ करवाते जाएंगे, ये K की वैल्यू भी कम होती चली जाएगी और उसके साथ ही साथ उसके कोरेस्पोंडिंग फोर्स की वैल्यू भी कम होती चली जाएगी। तो ये बात याद रखिएगा कि कूलम फोर्स सबसे ज़्यादा किस केस में होगी? खला के केस में होगी। खला किसको कहेंगे? कि जब इन दो चार्जेस के दरमियान कोई भी जगह ना हो। स्टूडेंट्स हमने अभी तक जितनी भी डिस्कशन है वो देख ली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कूलम का कानून हर किस्म के चार्ज पे वैलिड है? हर किस्म के चार्ज पे कूलम का कानून हम अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि कूलम के कानून की कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, कुछ इसकी हदूद भी हैं। स्टूडेंट्स वो हदूद क्या हैं वो जान लें कि सबसे पहले तो ये कूलम का कानून सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे लागू होता है। अगर तो चार्जेस पॉइंट चार्जेस नहीं हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पे आप कूलम का कानून नहीं लगा सकते। और नंबर 2 कि जो चार्जेस हैं वो सुकून की हालत में हों, साकिन हों, यानी कि स्टैटिक चार्जेस हों। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि चार्जेस साकिन होने चाहिए। अगर तो चार्जेस साकिन हैं तो तब ही कूलम का कानून आप लगा सकते हैं। आप कूलम के कानून के ज़रिए उन चार्जेस पे लगने वाली फोर्स पढ़ सकते हैं। अब अगर पॉइंट चार्जेस ना हो, पॉइंट चार्जेस का मतलब यह है कि चार्जेस करीब करीब पड़े हों, तो तब आप कूलम का कानून नहीं लगा सकेंगे। और अगर चार्जेस मूव कर रहे हों, हरकत कर रहे हों, तब भी आप कूलम का कानून नहीं लगा सकते। यहाँ तक ये सारी बातें अगर आप लिख लेंगे तो आप इस कूलम के कानून को अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर लेंगे। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे एक बात मज़ीद याद रखिएगा कि ये जो K की वैल्यू है ये किस किस चीज़ पे मुनहसिर होती है। याद रखिएगा, एक तो मैंने बात बता दी कि ये मीडियम पे मुनहसिर होगी कि चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा है। तो K की वैल्यू दो चीज़ों पे मुनहसिर करती है। एक तो मीडियम पे यानी कि मीडियम पे मुनहसिर होगी, और दूसरी ये मुनहसिर करती है यूनिट्स पे कि जो चार्जेस मैं ले रहा हूँ, ये मैं फासला जो ले रहा हूँ ये किन यूनिट्स में ले रहा हूँ, और ये जो फोर्स है किन यूनिट्स में ले रहा हूँ, ये उस पे भी डिपेंड करेगी। अगर तो ये मीडियम खला है और यूनिट्स SI यूनिट्स हैं तो इसकी वैल्यू होगी 9 ज़रब 10 की ताकत 9। वरना अगर हम कंडीशंस चेंज करेंगे तो ये वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी। अब चलें, हमने अगर ये दो चीज़ें पढ़ ली कि फोर्स दो चीज़ों पे मुनहसिर है, चार्जेस के हासिले ज़रब के, और मुनहसिर है ये उनके माबैन फासले के मुरब्बे के। तो चलें इसके रिलेटेड हम कुछ MCQs भी देख लेते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर वो ये सवाल पूछ लेता है कि बताएं कि अगर मैं इन दोनों चार्जेस को जो पॉइंट चार्जेस हैं इनको मैं डबल कर दूं, इनकी मिकदार डबल कर दूं, तो
तब जो लगने वाली फोर्स है वो क्या होगी। स्टूडेंट्स अगर चार्जेस डबल हो गए तो इसका मतलब है Q1 जो नया बनेगा वो पुराने Q1 का डबल हो जाएगा, और Q2 जो नया बनेगा ये बराबर हो जाएगा पुराने Q2 के 2 गुना। तो स्टूडेंट्स अगर ऐसा हो तो इस सूरत हाल में जो नई लगने वाली फोर्स होगी ये किसके बराबर होगी। तो चलें हम इसको मैथमेटिक्स की ज़ुबान में सोल्व करके देखते हैं। हम जानते हैं कि कूलम के कानून का फार्मूला क्या कहता है, वो कहता है कि Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब चूंकि Q1 और Q2 की वैल्यू हमने तब्दील कर दी जिसकी वजह से फोर्स की वैल्यू भी तब्दील हो जाएगी, तो फोर्स की वैल्यू जो नहीं आएगी स्टूडेंट्स वो आ जाएगी हमारे पास K वैसे का वैसे ही Q1 डैश की जगह हम लगाएंगे 2Q1 और Q2 डैश की जगह हम लगाएंगे 2Q2 और बटे में आ जाएगा R का मुरब्बा ऐसे का ऐसे ही। अब 2 और 2 जब ज़रब खाएंगे तो आंसर आएगा 4K Q1 Q2 बटा R का मुरब्बा। स्टूडेंट मैं ये K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर एक ब्रैकेट में बंद कर दूं तो ये किसके बराबर बन जाएगा, ये बन जाएगा ये इस चीज़ के बराबर बन जाएगा जो कि कूलम का कानून कहलाता है, यानी कूलम की फोर्स थी पुरानी। स्टूडेंट्स अगर ये इस तरह का केस है तो जो नई फोर्स है वो पुरानी फोर्स का 4 गुना हो जाएगी, यानी कि अगर मैं दोनों चार्जेस को 2 गुना बढ़ा दूं तो नई फोर्स 4 गुना हो जाएगी। अगर मैं चार्जेस की मिकदार तब्दील करने के बजाय अगर मैं फासले की वैल्यू या फासले की कीमत तब्दील कर दूं तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। स्टूडेंट्स चलें इसको भी हम देख लेते हैं कि अगर मैं जो फासला है स्टूडेंट्स उसको 2 गुना कर दूं स्टूडेंट्स फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फिर लगने वाली जो फोर्स है इस पे क्या असर आएगा, नई फोर्स क्या होगी। हम जानते हैं कूलम का कानून कि F बराबर होगा K Q1 Q2 बटा R का मुरब्बा। स्टूडेंट्स अगर ये केस है हम जानते हैं कि R की वैल्यू तब्दील करके हो गई है R डैश, तो अगर R डैश हो गया तो ये फोर्स भी तब्दील होके F डैश हो जाएगी। तो चलें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, वहाँ पे F डैश बन जाएगा K Q1 Q2 और R डैश की जगह मैं पुट करूँगा 2R और इस पूरे का मुरब्बा। स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं कि वो R का मुरब्बा ले लेते हैं, 2 का मुरब्बा लेना भूल जाते हैं जिसकी वजह से वो इस MCQs को या इस शॉर्ट क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। स्टूडेंट्स अगर ये इस तरह की बात है तो चलें हम यहाँ पे ये चीज़ लिख देंगे, इसको सोल्व करके मेरे पास बटे के अंदर आ जाएगा 4R स्क्वायर, और अगर मैं 4 को अलहदा करके लिख दूँ स्टूडेंट्स तो क्या चीज़ बन जाएगी कि Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये मैंने ब्रैकेट के अंदर बंद कर दी और ब्रैकेट के अंदर बंद की गई चीज़ ये किसके बराबर है स्टूडेंट, ये बराबर है पुराने लगने वाली फोर्स के, यानी कि अगर मैं फासले को 2 गुना बढ़ाता हूँ तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी। और स्टूडेंट्स अगर इसी का उलट मैं अगर बात कर लूँ कि अगर मैं फासले को 2 गुना कम करूँगा तो फोर्स 4 गुना तक बढ़ जाएगी। अभी मैंने आपको जो प्रैक्टिस करवाई है वो 2 गुना के लिहाज से करवाई है और दोनों के केसेस में मैंने वैल्यूज़ को 2 गुना बढ़ाया है। आपने वैल्यूज़ को कम करके भी प्रैक्टिस करनी है, 2 गुना की बजाय 4 गुना भी करें, 5 गुना भी करें, 6 गुना भी करें, 6 गुना भी करें और इसके साथ डिफरेंट नंबर्स के साथ प्रैक्टिस करें ताकि आपको इस सवाल की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा अच्छी होती जाएगी आपके लिए इम्तिहानात में तैयारी करना उतना ही आसान हो जाएगा, इम्तिहानात की तैयारी आपके लिए आसान हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कूलम के कानून के बारे में जितनी भी डिस्कशन है वो सारी की सारी बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो अब आप सीख चुके हैं कि कूलम का कानून क्या कहता है, कूलम के कानून की मैथमेटिकल डिस्कशन भी कर ली, साथ ही साथ हमने उसकी इबारत यानी कि स्टेटमेंट भी पढ़ ली। हमने ये भी देख लिया कि कूलम के कानून में एक कूलम कांस्टेंट उसकी वैल्यू होती है 9 ज़रब 10 की ताकत 9 न्यूटन मुरब्बा मीटर फ़ी मुरब्बा कूलम। अब ये चीज़ें हम किस जगह पे अप्लाई करेंगे ये सारी चीज़ें सीखेंगे हम आइंदा आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।